कॉल मनी और रेपो मार्केट के घंटे बढ़ाए गए। यह आरबीआई का एक फैसला आया है जिसमें जो कॉल मनी होता है, कॉल मनी एक कम समय के लिए इंटर बैंक ऋण की व्यवस्था है जिसमें एक बैंक आपस में एक दूसरे से एक दिन के लिए पैसे का या लोन का लेन देन करते हैं। इसकी नकद लिक्विडिटी की ज़रूरत पूरी होती है। अब समझेंगे कि नकदी लिक्विडिटी क्या होता है। तो जनरली हमारे पास ज़्यादा मात्रा में कैश का होना यानी लिक्विडिटी कहलाता है। 1 जुलाई 2025 से कॉल मनी मार्केट क्या होगा, शाम 7 बजे तक खुलेगा। पहले कितने बजे तक था, 5 बजे तक था। ठीक है, अब टाइम चेंज करके कर दिया है 7 बजे तक। हम लोग देखे होंगे कि बैंक में जब जाते हैं तो 3, 3:30 या 4 बजे के बाद जनरल कस्टमर को अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन उसके अंदर बैंक के स्टाफ आपस में वर्क करते रहते हैं, वो इन्हीं का सेटलमेंट पहले करते थे। अब यह इसका टाइम कर दिया गया कितना, 7 बजे तक कर दिया। और इसी प्रकार 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसको बोलेंगे मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो का ट्रेडिंग का समय। इसको हम लोग क्या, किसका समय, तो ट्रेडिंग का समय। ठीक है, इसका समय कितना हो गया है, 4 PM कर दिया गया है। ठीक है, पहले अगर देखा जाए तो इसका समय था 2:30 यानी इतना, दोपहर 2:30 बजे तक ही ये था। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 बजे तक। यानी कुल मिलाकर के मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट का टाइम 7 बजे तक रहेगा। 5 बजे था पहले, 1 जुलाई से लागू हो गया और 1 अगस्त से लागू होगा मार्केट रेपो ट्राई पार्टी रेपो का ट्रेडिंग का टाइम। ठीक है, देखेंगे तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट में आसानी होगा, बैंक देर तक पैसा ले या दे सकेंगे। ठीक है, यह मौद्रिक नीति को प्रभावशीलता बनाता है, बाजार लंबे समय तक खुला रहेगा, ब्याज दरें ज़्यादा सटीक तरीके से तय हो पाएगी। जैसे हम ब्याज सुबह 9 बजे किसी से लिए और 5 बजे जमा कर दिए या 4:30 में जमा कर दिए, तो कम समय में ही हमको उतना ब्याज देना पड़ा। अब सुबह 9 बजे मान लेते हैं तब कितना, 7 बजे तक रखेंगे, मतलब ज़्यादा समय तक रखेंगे, तो ब्याज जो देंगे हम उसका सही या ज़्यादा मतलब उपयोगी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसे विकसित देशों में ज़्यादातर इसी प्रकार से होता है, तो भारत भी क्या है, अभी विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है, तो ये ज़्यादा परिपक्व मार्केट बनेगा। ठीक है, इससे जुड़े कुछ प्रश्न है जो इस प्रकार है, जैसे कॉल मनी मार्केट का नया ट्रेडिंग का समय कब किया गया। कॉल मनी है तो इसका टाइम कितना कर दिया गया है, 7 PM कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 PM। नेक्स्ट है ट्राई पार्टी रेपो और मार्केट रेपो का ट्रेडिंग का समय अब क्या हो गया है, तो इसका समय कर दिया गया कितना, 4 बजे। पहले कितना था, 2:30 बजे। ठीक है, अगला न्यूज है कि रुपए की मजबूती और आरबीआई का 1 लाख करोड़ रुपए का VRR का ऑक्शन हुआ है। ठीक है, अब समझेंगे, पहले तो देख लेते हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम में करंट में पूछा जाना संभव नहीं है, क्योंकि रुपया का वैल्यू डॉलर के मुकाबले हमेशा डेली कमता या बढ़ता है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। ध्यान से देखेंगे कि जो 1 लाख रुपए करोड़ का VRR ऑक्शन हुआ है, इसका क्या है, रीजन क्या है। तो इसका मेन कारण था कि अमेरिका में यील्ड की गिरावट हो रही है, बॉन्ड यील्ड, मिडिल ईस्ट में तनाव जो टेंशन था इजराइल और ईरान का, वो कम हो गया है, और आरबीआई कुछ काम कर रही है इसलिए। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि VRR ऑक्शन क्या है। VRR का फुल फॉर्म वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं, बदले में आरबीआई क्या करेगा, उसको एक फिक्स रेट होगा जिस पर वो पैसा ब्याज के रूप में देगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन अब क्या हुआ है कि बैंक में पैसा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बैंक में पैसा ज़्यादा हो गया, कैश ज़्यादा हो गया है, लिक्विडिटी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो मार्केट में अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होता है तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे सिस्टम यदि पैसा ज़्यादा हो तो क्या होगा, ब्याज दरें गिर सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है, माने मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको ब्याज दरों को कंट्रोल करने के लिए VRR जैसी नीति लाई गई है। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा बैंकों के पास ज़्यादा है वो आरबीआई ले लेगा। ठीक है, और बदले में कोई रिटर्न जो फिक्स रेट है ना, ब्याज दर, वो नहीं देगा, उसके लिए ऑक्शन करवाएगा। सारे बैंक को बुलाएगा, बोलेगा ऑक्शन में जो सबसे कम दर लगाएगा उसी हिसाब से डिसीजन लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VRR ऑक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ठीक है, तो अभी मार्केट में कितना ट्रिलियन की अधिकता हो गया था, तो 2.76 लाख करोड़ एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हो गया था।
ठीक है, जिसकी संभावना था कि ब्याज दरें अनियंत्रित रूप से गिर सकती है, कम लोन देने लगेंगे, इसको ठीक करने के लिए ये लाया गया है। ठीक है, इसके अलावे लिक्विडिटी को कम करने के लिए और भी सारे टूल्स हैं, जैसे VRR तो एक हो ही गया, दूसरा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इत्यादि अदर टूल भी है। इससे जुड़ी प्रश्न है कि RBI द्वारा घोषित VRR ऑक्शन की कुल राशि क्या थी, तो 1 लाख करोड़ था, अभी हमने देखा। दूसरा है प्रश्न कि VRR ऑक्शन किस अवधि के लिए घोषित किया गया था, तो ये जनरली 7 दिन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 7 डेज। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली, इसी से जुड़ी अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता माने कितना ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो अभी हम लोग देखा क्या 2.76 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है RBI द्वारा लिक्विडिटी ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा टूल नहीं है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो VRR क्या है, एक टूल है। दूसरा है LAF, जिसका मतलब हो जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, उसके बाद है OMO माने ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो किसका यूज नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जाता है ये कौन सा, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, अगला टॉपिक है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं, कौन से मिशन के द्वारा, तो Axiom 4 मिशन के द्वारा। क्या है Axiom 4 मिशन, तो यह एक प्राइवेट क्रू स्पेस मिशन है जिसे अमेरिकी कंपनी Axiom स्पेस और SpaceX चला रही है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, प्राइवेट के रूप में है। ठीक है, इसके तहत अंतरिक्ष यात्री को क्या करते हैं, पैसा लेकर के और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाने का प्रोग्राम है। ठीक है, भारत की इसमें भागीदारी क्या है, तो भारत की तरफ से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो भारतीय वायुसेना के पायलट हैं और इसरो के जो गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है इसके प्रतिभागी है, मतलब इनको भेजा जाने वाला है फ्यूचर में गगनयान मिशन के रूप में, इनको भी भेजा गया है। ठीक है, यह भारत के दूसरे व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में गए हैं। पहले कौन थे, तो पहले थे राकेश शर्मा। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले। लेकिन पूछेगा कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यानी अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले कैमे व्यक्ति है, तो ये ISS पे जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा अभी जाने का, तो अभी फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि ये गगनयान मिशन की तैयारी के लिए अभी समझ लीजिए एक रिहर्सल के रूप में काम चल रहा है। इनका जो अनुभव अभी मिल रहा है वो उस समय फ़ायदा होगा। ठीक है, कुछ स्टैटिक्स क्या है, तो Axiom स्पेस क्या है, तो नासा का एक पार्टनर है जो प्राइवेट मिशन को चलाता है। अगर आपको भी जाना है पैसा दीजिए तो आपको भी अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाएगा। जो शुभांशु शुक्ला गए हैं ये किससे गए हैं, तो फाल्कन 9 प्लस ड्रैगन कैप्सूल से। ठीक है, इससे जुड़े हुए एक प्रश्न है कि Axiom मिशन के अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो स्टेशन पूछ रहा है अंतरिक्ष स्टेशन, तो इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, दूसरा प्रश्न है Axiom मिशन 4 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो ये रॉकेट से लॉन्च किया जाने वाला कौन है, फाल्कन 9 प्लस ड्रैगन। अगला न्यूज़ है सरिस्का टाइगर रिजर्व क्रिटिकल हैबिटेट में बदलाव। 48 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है उसको हटा दिया गया है। मतलब अब 48 किलोमीटर स्क्वायर जो टाइगर रिजर्व का जो एरिया था उसको कम कर दिया गया है। अब उस क्षेत्र में क्या खनन किया जा सकेगा। ठीक है, और 90 किलोमीटर स्क्वायर को बफर जोन में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इससे खतरा होगा, क्यों, क्योंकि जगह कम हो गया, जहाँ जानवर लोग के लिए ज़्यादा जगह था अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए खतरा क्या है, तो टाइगर कॉरिडोर प्रभावित हो सकते हैं जिससे वन्य जीवों की आवाजाही में बाधा आएगी। दूसरा, पर्यावरणविद को मानना है और चेतावनी दिया है कि इको फ्रेंजाइल सिस्टम में बदलाव से लॉन्ग टर्म बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो सकता है। ठीक है, इसे स्टैटिक्स की न्यूज़ है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो राजस्थान में है। पहले यहाँ बाघों की संख्या घट रही थी लेकिन अभी कुछ सुधरी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में प्रश्न है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में कितने किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से हटाया गया है, तो हो जाएगा 48 किलोमीटर स्क्वायर। सरिस्का CTH रेशनलाइज का आदेश, जो भी ये काम जो 48 किलोमीटर हटाने का जो आदेश दिया गया है कौन दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उत्तराखंड में ग्लेशियर रिसर्च के लिए केंद्र से अनुरोध,
ठीक है। अब देखिए ये केवल अनुरोध किया गया है, फिर भी ये न्यूज़ बना है और यह एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है। क्यों पर ज़रूरी है, इसको ख़त्म करने पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। केवल मांग किया गया, ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन केवल मांग है। उत्तराखंड में तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, इस सब के आसपास। इसको रोकने के लिए वहाँ के सीएम का मानना है कि एक रिसर्च और सर्वे का होना ज़रूरी है। वहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, राइट। अब समझेंगे कि उनका क्या क्या डिमांड था। उनका डिमांड था केंद्र सरकार से कि ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट और एडवेंचरस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हब के लिए अनुदान दिया जाए। साथ ही जो बॉर्डर से लगे हुए गांव हैं, है ना, वाइब्रेंट विलेज के तहत उनको विशेष पैकेज भी मिला जाए। ये इस तरह के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी सभी एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, तो इसके लिए अब समझेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ग्लेशियर रिसर्च सेंटर की मांग किस बैठक में रखी। ये इम्पोर्टेंट है। ये किस बैठक में रखे? तो जोनल काउंसिल वाराणसी। अब समझेंगे कि जोनल काउंसिल होता क्या है। तो जोनल काउंसिल, इंडिया में जोनल काउंसिल की संख्या 5 है। जो भी आपको दिशा पता है उसका नाम लिख दीजिए, लाइक ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, राइट। सेंटर का हो गया तो इसके लिए हम लिखेंगे सेंट्रल। तो ये 5 जोन में डिवाइड किया गया है सारे स्टेट को, ताकि स्टेट और सेंट्रल में एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। तो ये जो सेंट्रल है यही है वाराणसी में, और यहीं पे क्या किया गया है कि यह अभी बैठक चल रहा था जिसमें ये डिमांड किया गया है। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो एक तो आ जाता है यूके माने उत्तराखंड, दूसरा यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा एमपी यानी मध्य प्रदेश, और चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इतना ये 4 स्टेट इसमें आते हैं सेंट्रल जोनल काउंसिल में, जिसका जगह कौन सा है? वाराणसी। अब देखेंगे ध्यान से, ये जो सेंट्रल काउंसिल या जोनल काउंसिल बनाया गया है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री यानी भारत के गृह मंत्री, जो कि अभी कौन है? अमित शाह। ये जो पुष्कर धामी है किसको बोले होंगे? अमित शाह को। साथ में इसका उपाध्यक्ष भी होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो मेज़बान थे, है ना, मेज़बान सीएम, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि मेज़बान सीएम कौन होंगे। तो ये हो रहा था यूपी में, तो यूपी का सीएम कौन है? योगी जी। तो योगी आदित्यनाथ ये हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला लास्ट प्रश्न है आज का कि उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत भूमि में वन और पहाड़ी है? तो इस 14% क्या है? वन है और 86% पहाड़ी है।